फॉरेस्ट को देखा था एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो उन्होंने करा था, क्या करा था कि ये विलेज फॉरेस्ट वहां वो है जहां पे ट्राइबल्स एंड विलेजर्स एंटर कर सकते हैं, अपने लिए रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स कभी भी जमीन के ऊपर आप अपना रिसोर्स निकाल नहीं सकते, अलाउ नहीं करते थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट 3 हमारे पास टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, क्या? नेशनल, स्टेट एंड लोकल। इनमें से किसके पास होता है? कुछ नहीं, स्टेट के पास होता है। याद करो कि एग्रीकल्चर, हाँ, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो लैंड रेवेन्यू इनके पास होता है ना। ये सारे फॉरेस्ट हैं। तो क्या एक तरीका हो सकता है कि अगर हम कि कितना ज़्यादा क्लोरोफिल की अमाउंट हमें सेटेलाइट में मिल रही है, उसको अगर हम मतलब रिसोर्स है, सेटेलाइट है हमारी, उससे अगर हम मतलब इसको रिकॉर्ड कर लें तो हमें पता लग जाएगा क्या है फॉरेस्ट, है ना। तो एक तरीका ये है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉरेस्ट कवर। और ये क्या कैलकुलेट करता है? ये करता है कैनोपी कवर। अच्छा, ये जो लेटेस्ट वो रिपोर्ट है ना, उसमें हम ये भी हम देख लेंगे कितना हमने एक्चुअली इंक्रीज करा है। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि हमने 40 मिलियन टन ऐड कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें 40 मिलियन टन लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी की सरकार या राजीव गांधी की सरकारें क्या कह रही थी, या 1988 में जो भी सरकारें थी वो क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि भाई यहाँ से विलेजर्स लकड़ी बीन कर लाते हैं, अगर वो नहीं हम अलाउ करेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं? इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब हम उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, राइट। तो इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। धीरे धीरे हम वाटर की रिक्वायरमेंट भी मान लो हमने खत्म कर दी अपने एग्रीकल्चर से। अगर ये खत्म हो गया तो हम फिर कह सकते हैं कि भाई अब ज़रूरत नहीं है। सर, पहला शब्द भी मैंने डिसेंट्रलाइज इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इवन नेशनल गवर्नमेंट ने सेम चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच थी टॉप टू बॉटम, ये है बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। क्या अप्रोच है कि भाई हमें ये पता है कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्राइबल्स रिसोर्स लेने आते हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो फॉरेस्ट है उनको वो सीक्रेट ग्रुप्स की तरह भी मानते हैं। हाँ, तो बेटर ये होगा पहली बात कि नया सेस कलेक्ट करना बंद कर दे सरकार। माइनिंग के ऊपर एफॉरेस्टेशन फंड लगा, वो सेस लगाने की जगह वो एक्ट में जरा, माइनिंग एक्ट में ये सब दे रखा है कि भाई आपको ये करना ही है, ठीक है। उन पे करे कि भाई ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन सेस है, ठीक है। या तो डस्ट स्टॉर्म आ रहा है बहुत ही तगड़ा, ठीक है, एकदम ड्राई डस्ट स्टॉर्म जो कोई बहुत तगड़े कन्वेक्टिव करंट ले रहा है और जिसकी वजह से लाइटनिंग हुई, इतना रेयर है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर लग ही नहीं सकती। तो कैसे लगती है? तो कैसे लगती है कि कोई रूरल बंदा गया, ठीक है, और वहां पे बीड़ी फूक रहा है, उसने यूं घेर दी, 1 घंटे बाद पता लगा फॉरेस्ट फायर हो गया उसके जाने के बहुत टाइम बाद। ठीक है, चलो हम फॉरेस्ट पॉलिसी कर रहे थे और फॉरेस्ट पॉलिसी एक्चुअली स्टार्ट करनी थी, और इससे पहले हम एक काम कर रहे थे। एक हमने देखा था कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है, और ये ब्रिटिशर्स ने करा है, और ये प्योरली रेवेन्यू सेंट्रिक है, ओनरशिप सेंट्रिक है। किसके पास ओनरशिप रहेगी? इंडियन गवर्नमेंट फॉरेस्ट को क्लासिफाई कैसे करती है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करती है? हाँ, नहीं, ये अब यही तो हम करना चाह रहे हैं, हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, उससे आपको पता लगेगा आइडेंटिफाई हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट में क्या करा गया है? 3 टाइप के फॉरेस्ट हमने बताए हैं, एक तो रिजर्व, एक प्रोटेक्टेड और एक अनक्लासिफाइड। इन्हीं को ही हम विलेज फॉरेस्ट, पहले इसी एक्ट के अंदर इसको विलेज फॉरेस्ट बोला जाता था, ठीक है। हम अभी भी इनफैक्ट बोल सकते हैं, बट जब भी हम एक्ट को पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। बट ये किस टाइप की क्लासिफिकेशन है? ये क्लासिफिकेशन है प्योरली रेवेन्यू बेस्ड। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को देखा था एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो उन्होंने करा था, क्या करा था कि ये विलेज फॉरेस्ट वहां वो है जहां पे ट्राइबल्स एंड विलेजर्स एंटर कर सकते हैं, अपने लिए रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स कभी भी जमीन के ऊपर आप अपना रिसोर्स निकाल नहीं सकते, अलाउ नहीं करते थे। उनको क्या चाहिए था? अगर आप कुछ उगा रहे हो तो 50% दो, रेवेन्यू दो,
तो फिर वो फॉरेस्ट पे कैसे अलाउ कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेवेन्यू भी लेते थे, वो सारी चीज़ होती थी। यहाँ पे ट्राइबल्स अलाउड थे बट ओनली इन द फ्रिंजेस। ये वो फॉरेस्ट थे जहाँ से उन्होंने एक्सपेल करा था ट्राइबल्स को, ठीक है, और जिसकी वजह से ट्राइबल रिवेलियंस वगैरह हुए थे। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ट्राइबल रिवेलियंस हुए थे, और वो इस वजह से हुए थे क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से लोगों को निकाला जा रहा था। एक यहाँ कंप्लीट एक्सपल्शन था। अगर या तो लोग वैसे भी नहीं जाते थे, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, या अगर जाते थे भी तो भी वो मेनली ट्राइबल्स का मेनली माइग्रेटरी रूट रहा करता होगा और ज़्यादा कुछ नहीं रहा करता होगा। इन सबको उन्होंने बोल दिया रिजर्व फॉरेस्ट। छोड़ो, अभी उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो रिकॉर्डिंग ही हम फिर लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा रिजर्व फॉरेस्ट। अब होता क्या था कि ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे तो ये वो फॉरेस्ट थे जहाँ पे वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंटली टिम्बर निकाल रहे थे। टिम्बर क्यों निकाल रहे थे वहाँ से? फॉरेस्ट से क्या क्या निकलता था? टिम्बर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और क्या है, रबर वगैरह, है ना, अलग अलग किस्म की प्लांटेशन। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो थे जहाँ पे आज की नीड फुलफिल हो रही थी, ठीक है, कि वहाँ से जंगलों को काटा, वहाँ से टिम्बर निकाला, रेलवे लाइन बिछा दी शिप बिल्डिंग के लिए, या टिम्बर उठाकर एक्सपोर्ट कर दिया ब्रिटेन को उनके वॉर एफर्ट्स वगैरह के लिए, ठीक है, ये सब कर दिया। और ये वो फॉरेस्ट थे जिसको वो आज टच नहीं कर रहे थे, फ्यूचर की धरोहर है, वो फ्यूचर में टच करेंगे, ठीक है। बट फॉरेस्ट को क्लियर करना एक प्योर मतलब सोल पर्पस था इस एक्ट का, बिकॉज फॉरेस्ट वॉज सीन एज विल्डरनेस, ठीक है, विच नीड्स टू बी क्लियर्ड सो दैट रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द क्लियर्ड पैच, है ना, कि वहाँ पे किसी को सेटल कर दिया जाए और वहाँ पे कहा जाए कि तुम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो और उससे रेवेन्यू निकाला जाए, ठीक है। तो ये प्योरली रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से देखा गया था ये क्लासिफिकेशन। फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन करी, क्या, कि एक तो फॉरेस्ट एरिया और वर्सेस एक फॉरेस्ट कवर, दो टर्म्स देखी थी। ठीक है, ये दो टर्म्स हमने देखी थी। व्हाट वाज फॉरेस्ट एरिया, कि जिस चीज को हमने नोटिफाई कर दिया है कि ये फॉरेस्ट है। अब हम नोटिफाई कौन कर रहा है, या तो इसको ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास होता है? नहीं, अब सुनो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट 3 हमारे पास टियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्या, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। इनमें से किसके पास होता है? कुछ नहीं, स्टेट के पास होता है। याद करो कि एग्रीकल्चर, हाँ, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो लैंड रेवेन्यू इनके पास होता है। तो हाँ, उन्होंने दे दिया था इवेंचुअली, ठीक है। तो ये नोटिफाई करा, ये जो भी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये हमारा लैंड है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, इन दोनों डिपार्टमेंट से नोटिफाई कर दिया भाई हमारा लैंड है, वो है फॉरेस्ट एरिया। इसके अलावा एक और हमने करा था क्लासिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमने कई सारे ऐसे फॉरेस्ट देखे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी मना कर रहा है हमारा नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मना कर रहा है हमारा नहीं है, और उसको घेर लिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट को उन्होंने एक और नई कैटेगरी बनाई है, डीम्ड फॉरेस्ट, ठीक है। ये रिसेंट क्रिएशन है, 10-20 साल पुरानी क्रिएशन है, डीम्ड फॉरेस्ट, ठीक है। इंडिया का इनफैक्ट 1% फॉरेस्टेड लैंड डीम्ड फॉरेस्ट में आता है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा उसकी? डीम्ड फॉरेस्ट की नहीं, कुछ डेफिनेशन नहीं है, उन्होंने कह दिया कि इसको भी फॉरेस्ट मानो, जिसको फॉरेस्ट मान लिया गया उसको कह दिया डीम्ड फॉरेस्ट। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, है नहीं, ये ज्यादातर जो फॉरेस्ट है कहाँ पर पाए गए हैं, एक तो एमपी में और एक उड़ीसा में, वहां पर इतने फॉरेस्ट हैं कि उसका ऐसा क्यों कोई सी गवर्नमेंट अथॉरिटी मना कर रही है कि ये हमारा? नहीं, उन्होंने कभी उनका था नहीं, वो जब उनका था नहीं तो आगे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारा। हम पॉइंट ये है कि वो कहीं रिटन रिकॉर्ड में आया नहीं, जो चीज़ किसी की ओनरशिप में नहीं है और रिटन रिकॉर्ड में नहीं है उसका क्या करें। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज ऑल्सो विल्डरनेस, इसको भी प्रोटेक्ट करो। मैच कहाँ से कर रहे हैं कि ये हमारे रिकॉर्ड में है नहीं, नहीं, ये तो नहीं, ये तो हमेशा से जो ट्रेडिशनली उनके रिकॉर्ड्स में रहा है। कोई फॉरेस्ट एक्ट से कर रहे हो, मे बी जो ब्रिटिश के जमाने का वो
जैसे 80 कुछ नहीं, हाँ ये बात सही है कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से चलता है, वो वहां से आया होगा। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट लेता ही नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो मेनली एग्रीकल्चरल लैंड को वो देखता है कि कहाँ है। क्यों? स्टेट का लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू चेक कर रहा है। क्यों? एग्रीकल्चरल फील्ड से वो कोई रेवेन्यू नहीं लेगा, लेकिन अर्बन एरिया में जाकर वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करेगा। या हो सकता है रूरल एरिया में भी जाकर प्रॉपर्टी टैक्स अलाउ करे कि लोकल गवर्नमेंट्स पंचायत वगैरह कलेक्ट कर सकें। प्रॉपर्टी टैक्स अलाउड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है लोकल गवर्नमेंट्स को, प्रॉपर्टी टैक्स ले लें, ठीक है। अर्बन एरिया में तो प्रॉपर्टी टैक्स लगता ही है, ठीक है, यहाँ पे भी लिया जा सकता है। तो ये क्या है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस सेंस में देख रहा है। अब उसको फॉरेस्टेड लैंड से मतलब नहीं है। जिस एरिया को उसने छोड़ दिया कि ये हमारा नहीं है, उसको फॉरेस्टेड मान लिया गया, है ना। तो अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई हमें नहीं पता ये लैंड क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कह रहा है ये हमारी ओनरशिप में तो नहीं आ रहा, ठीक है, उसको डीम्ड फॉरेस्ट बोल दिया गया। ये कुछ रिसेंट जजमेंट्स में हुआ है ऐसा, ठीक है। तो एक तो फॉरेस्ट एरिया डेफिनेशन ही हो गई, ठीक है। बट इस तरीके से अगर हम देश के सारे फॉरेस्ट काउंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को काउंट कर लेना भर एक अच्छा तरीका नहीं होगा। बताओ क्यों? इसका क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? क्या हम फॉरेस्ट एरिया को समझ आ गया क्या कि जो फॉरेस्ट जो जिस बस सरकार ने नोटिफाई कर दिया, सरकार ने कह दिया ये फॉरेस्ट है, हमने मान लिया ये फॉरेस्ट है, बोल दिया तो वो भी फॉरेस्ट हो जाएगा। हैं? थार को बोल दिया वो फॉरेस्ट हो जाएगा, सरकार की बोली है ना। तो कहने का मतलब है आपको समझ आ गया यहाँ पे क्या क्रिटिसिज्म बन रहा है। हाँ, तो हम किस चीज को फॉरेस्ट बोले? जो दिख रहा है ना। तो कल हमने इसका एग्जांपल लिया था। क्या आप देख सकते हैं इस इमेज में कहाँ आपको फॉरेस्ट दिख रहा है? एक तो ये हिमालयन बेल्ट नीचे वाली इसको ना मैंने थोड़ा सा फोटोशॉप पे ना कॉन्ट्रास्ट हाई कर दिया था, इसलिए हरा भरा दिख रहा है, ठीक है। बट ये तो आपको पता ही है ना, ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड है ना। तो ये ग्रीन जहाँ आ रहा है ना, उसको एग्रीकल्चरल लैंड मानो। बाकी जो डार्कर शेड्स ऑफ ग्रीन है, दिस ये है ना, ये सारे फॉरेस्ट हैं। तो क्या एक तरीका हो सकता है कि अगर हम कि कितना ज़्यादा क्लोरोफिल की अमाउंट हमें सैटेलाइट में मिल रही है, उसको अगर हम मतलब रिसोर्स है, सैटेलाइट है हमारी, उससे अगर हम मतलब इसको रिकॉर्ड कर लें तो हमें पता लग जाएगा क्या है फॉरेस्ट, है ना। तो एक तरीका ये है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फॉरेस्ट कवर। और ये क्या कैलकुलेट करता है? ये करता है कैनोपी कवर। ये अगला क्रिटिसिज्म है फॉरेस्ट कवर में। फिर क्या क्रिटिसिज्म है? हमने कह दिया कि भाई ये जहाँ पे कैनोपी कवर मिला उसको हमने फॉरेस्ट बोल दिया। अगर यहाँ पे दिल्ली में हुआ ऐसा कि एक बढ़िया सा पुराना जंगल था, उसमें नीचे सब कुछ क्लियर करा गया, बढ़िया सी लश ग्रीन ग्रास, ऊपर की कैनोपी छोड़ दी गई और लोग बच्चे खेलने जाते हैं, इस चीज़ को हम फॉरेस्ट क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, जो भी है ना, आप समझ रहे हो। कैनोपी कवर हमने फॉरेस्ट कवर बोल दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, गोल्फ कोर्स नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे कैनोपी कवर नहीं है, वो सिर्फ ग्रास है। हम कैनोपी कवर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कैनोपी कवर देखने में प्रॉब्लम है क्या? के साइड में जो पेड़ लगता है उसको भी काउंट कर लेंगे, ये भी है। तो लेकिन इसको काउंट करने में दिक्कत क्या है? बायोडाइवर्सिटी नहीं है। फॉरेस्ट है क्या? फॉरेस्ट तो हमने देखा कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है ना, जब सक्सेशन होता है उसका जो क्लाइमेक्स आता है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होता है? बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर 3-4 चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी कर रहे होते हैं, हाई ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब उसकी एक बायोमास की प्रोडक्टिविटी होती है। यहाँ पे इन फॉरेस्ट में क्या है? पानी हम दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है ह्यूमिडिटी का रिसाइकलिंग चल रही है जैसे कि फॉरेस्ट में चलती है, वो तो नहीं चल रहा, है ना। और फिर अगर पेड़ मुरझा जा रहे हैं तो जो मतलब माली है वो आकर उसमें न्यूट्रिशन डाल रहा है, ठीक है, वो सेल्फ सस्टेनिंग तो है नहीं, तो वो फॉरेस्ट नहीं है। तो फॉरेस्ट कवर वाले जो क्राइटेरिया है इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और फॉरेस्ट कवर 3-4 चीज़ें थी इसमें, 3-4 कैटेगरी हमारे पास आती थी क्या? एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक मॉडरेटली डेंस,
एक ओपन फॉरेस्ट है ना। इसके अलावा स्क्रब्स, ठीक है, स्क्रब्स वो पार्क वाले इलाके, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स अच्छे फॉरेस्ट होते हैं, बट क्या है कि एक बहुत छोटी सी बेल्ट में होते हैं मैंग्रोव्स। ज़्यादातर जगहों पे तो ऐसा है कि शहर वहर बने होते हैं, है ना, इन इलाकों में, तो मैंग्रोव्स यहाँ होते नहीं। अदरवाइज मैंग्रोव्स जहाँ जहाँ होंगे वो बहुत पतली बेल्ट होगी कोस्ट के पास, तो वो ओवरऑल एरिया इंडिया का बहुत ज़्यादा नहीं बनता है ना। वो ऐसा होता है कि 500-600 मीटर का एक बेल्ट है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, या 1-2 किलोमीटर मैक्सिमम, इतनी बड़ी बेल्ट है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। उसका टोटल एरिया जब लेते हैं बहुत बड़ा एरिया नहीं बनता, तो मैंग्रोव्स को इसलिए हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब हम मिला लेते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट हैं जो कि एक्चुअली फॉरेस्ट कवर में तो आ रहे हैं, साथ में एक्चुअली वो फॉरेस्ट हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, इनसे निकल कर आता है हमारा फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फिर सरकार लेकिन क्या रिपोर्ट करती है, ये हर साल, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ला रहे हैं, एक सरकार की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये कौन निकालता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निकालता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, और वो ये सारा डेटा देते हैं हर 2 साल में एक बार। आखिरी बार ये रिपोर्ट आई है 2023 में, उससे पहले 2021, हर 2 साल में एक बार। इस साल की आ गई 25 की, कब आई? 2 साल में आएगी। हाँ सर आ गई है। आ गई है, गुड। तो फिर मैं कोशिश करूँगा इसको अपडेट कर दूँ, लेकिन ये आपको प्रिंटेड में ऑलरेडी मिल चुके हैं। मैं जो भी अपडेट करूँगा उसका एक वो PDF फाइल बनाकर आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बताते हैं कि हमें अब यहाँ से हमें नोट क्या करना है। इंडिया में कभी कभी ये जो सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में, क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं, या उस सीरीज़ में लगा दो। सबसे ज़्यादा हमारे पास ओपन फॉरेस्ट है, फिर मॉडरेटली डेंस, और फिर वेरी डेंस, ठीक है। ये सब कैनोपी कवर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से हो गए, जो वाकई में, जिसको आप वो बोलते हैं ना, जैसे नोकरेक, यहाँ पे ना एक नोकरेक है, वो हद से ज़्यादा डार्क पैच आपको दिखता है। इस पूरे इलाके में भी सबसे ज़्यादा डार्क पैच नोकरेक दिखता है, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक सिमलीपाल है, सिमलीपाल ये देख रहे हो, बाकी पूरे इलाके में यहाँ पे एक ग्रीन पैच दिख रहा है जिसके ऊपर रेड डॉट बन लगा दिया। ये बायोस्फीयर रिजर्व है सारे इंडिया के, है ना, ये आपको अलग से ही दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए इंडिया के वेरी डेंस फॉरेस्ट, लगभग 3% है, उससे ज़्यादा नहीं है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा, फिर ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट कौन से हो गए, जैसे फॉरेस्ट का 3% है, फिर टोटल एरिया का, इंडिया के टोटल एरिया का, ठीक है। और ये जो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 21% कुछ आ रहा है, 18 + 3 21 ये 0.66, ठीक है। तो 22% के आसपास इंडिया का फॉरेस्ट कवर है। इसमें 1.5% स्क्रब और मैंग्रोव्स वगैरह मिलाकर टोटल ट्री कवर आता है 24.62%, ठीक है। ये लेकिन कहाँ से, 2023 वाली रिपोर्ट से। अभी 25 वाली रिपोर्ट को अपडेट करके, इस डेटा को अपडेट करके मैं आपको दे दूंगा। 25% है, 25 हो गया सर। क्या अब 25 आ गया, गुड। तो सरकार क्या कह रही है कि हमें 33 करना है, क्या उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट कम हुए हैं, मॉडरेट बढ़ गए हैं। हाँ, तो ये वेरी डेंस मॉडरेट हो गए होंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है मतलब। कितनी रिलायबल है, ट्री कवर बढ़ा है लेकिन वेरी डेंस। अब हम जब सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हैं डेटा का, तो रिलायबल तो है। कौन सी सैटेलाइट यूज़ करते हैं, कल हमने डिस्कस करा था, याद है, रिसोर्स सेट 2। ओशन सेट किसकी होती है? ओशन के लिए ना, वो सिर्फ ओशंस के लिए नहीं, मेरे को रिसोर्स सेट 2 था। बहुत सारी लोग हैं ना, रिसोर्स सेट में भी बहुत सारी। हाँ, रिसोर्स सेट 2 में भी 2A 2B 2C बहुत हो गए हैं, ठीक है। तो कल हमने ये करा था, आज हम क्या करना चाहेंगे कि, अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये जितने भी डेंसिटी का कवर है, इसका ऑनेस्टली इतना बड़ा, अगर हम जैसे ये सारी चीज़ हम बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर यही सारी चीज़ हम किसी तरीके से कार्बन सिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना, क्योंकि हम रिसेंट टाइम्स में हमारा जो मेन मोटिवेशन रहा है फॉरेस्ट बढ़ाने का, वो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और उसके लिए सिंक बनाना है, कार्बन सिंक बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम वेरी डेंस फॉरेस्ट या तो बनाना है, या फिर ये हद से ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली ज़्यादा ये चीज़ कर दें, या फिर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट ट्री कवर हम बढ़ा दें, स्क्रब्स बढ़ा दें,
है ना, पार्क्स वगैरह जहाँ पे भी हम पेड़ लगाना चाह रहे हैं वहाँ हम लगाना शुरू कर दें, है ना। तो ये हमारा एक वन ऑफ द एम रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, ट्री कवर वगैरह मेजर करने की जगह क्या करना शुरू कर देते हैं, कार्बन सिंक मेजर करना शुरू कर देते हैं कि कितने गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो, ठीक है, कितना सिंक है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं कार्बन सिंक, ठीक है। तो इंडिया का टोटल जो कार्बन सिंक है ना, यहाँ पे देखो नोट्स में लिखा हुआ है, ये शायद हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया का टोटल कार्बन सिंक कितना हो गया, 7.4 मिलियन टन। यस, इसको कहते हैं 7 गीगा टन्स, 7.2 गीगा टन। कि कितना, मतलब अगर ये सारी चीज़ें जला दी जाएं तो कितना टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जला दीजिए, मतलब जितने भी जंगल हैं वो जला दिए जाए अच्छा तो कितना होगा। अच्छा, इंडिया ने प्रॉमिस क्या करा है UNFCCC में कि हमें कितना कार्बन सिंक क्रिएट करना है, आई थिंक 2045 तक तो शायद हाँ, न्यूट्रल होगा, नहीं 2030 2.5 to 3 गीगा टन्स। हमें इतना इंक्रीज करना है, 2.5 to 3 गीगा टन्स टोटल 10 के आसपास हो जाएगा है। टोटल, हाँ, टोटल 10 के आसपास हो जाएगा वो। वो किसने बोला था कार्बन न्यूट्रल होने के लिए? वो 2070 तक हम होंगे कार्बन न्यूट्रल। 70 45 वो हमें नहीं देखना, वो जो 2060 आ जाएंगे, ठीक है। जो फिलहाल का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो अपना पल्ला झाड़ चुकी होगी, लास्ट के 10 साल में पूछा जाएगा, ठीक है। हम तो पूछने के लिए भी नहीं रहेंगे। हाँ शायद, ठीक है। रहे न रहे, ठीक है। अच्छा, ये जो लेटेस्ट वो रिपोर्ट है ना, उसमें हम ये भी हम देख लेंगे कितना हमने एक्चुअली इंक्रीज करा है। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि हमने 40 मिलियन टन ऐड कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिसमें 40 मिलियन टन लिखा हुआ है, 39.7 लिखा हुआ है लास्ट में, ये पेज नंबर 31। हाँ, 2019 का डेटा है, तो 2021 वाली रिपोर्ट से आया है, मतलब ये, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये सब हटाते हैं और आते हैं हम फॉरेस्ट पॉलिसी पे। ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, मैं फॉरेस्ट पॉलिसी पे आ जाता हूँ। किसमें? हाँ 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 हाँ, इस पे पूछ सकते हैं। हाँ, इस साल की रिपोर्ट पढ़नी है, इसी साल आ सकता है। जिस साल फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट पे सवाल आते हैं, आते ही आते हैं, एक आध सवाल तो आएगा ही। हाँ अच्छा, सारी इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल पार्क, बर्ड्स रिजर्व वगैरह। भरत, एक बेहतर मार्कर लेकर आओ, ये अच्छा नहीं है। ओके। वाह, अच्छे मार्कर सब वहाँ रख दिए। हाँ, ये सही है, फॉरेस्ट पॉलिसी ना, ये भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ठीक है, अब देखो, अब इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी ना, इनिशियली 1950s में हमने लगभग सेम ही एटीट्यूड लिया था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था कि हम फॉरेस्ट को मेयरली एज रिसोर्स देख रहे थे, ठीक है। इन्होंने भी इसको एज अ रिसोर्स ही देखा है, ठीक है। ये कहाँ पे हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ है? 1970s में। 1970s में याद करो, DPSP आया था, है ना, इंदिरा गांधी लेकर आई थी, उन्होंने DPSP इंट्रोड्यूस करा दिया था। और DPSP में, हाँ, DPSP में
कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं, उनमें से एक चीज़ है जैसे कि ये कहा गया था कि हम सब का ये मतलब एक ड्यूटी है कि हम नेचुरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करें, है ना। एक DPSP वन ऑफ दम, है ना। हाँ, और ऐसा ही कुछ डायरेक्ट ये एक तो DPSP हो गया, एक ये तो सरकार के ऊपर हो गई ड्यूटी, और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी इंट्रोड्यूस करी गई थी कि हम अपने इसको प्रोटेक्ट करें, है ना। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि ये आया, प्लस यहाँ पे एक एनवायरनमेंट एक्ट आया। फॉरेस्ट सर्विसेज वो किस लिए बनी थी? एनवायरनमेंट एक्ट आया। ये एनवायरनमेंट एक्ट कब आया था एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे फॉरेस्ट पॉलिसी, ये टाइमलाइन दी हुई है ना, ये रही टाइमलाइन, ठीक है। पेज नंबर 32 पे देखो टाइमलाइन दी हुई है। क्या 1976 में 76 में 48A एंड 51A आया, जहाँ पर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें दी गई थी। फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1980 में, 1986। एक हाँ वाटर एक्ट आया 1974 में, एनवायरनमेंट एक्ट नहीं, पहले वाटर एक्ट आया। ये जो हमारा हाँ पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर वाला, यस, वाटर एक्ट आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थिएटर वाले पागल हो गए क्या? इसको वो साइलेंट पे लगाते हैं। इसको कैसे करते हैं ऐसे? सारी कन्वेंशन के साथ साथ कर रहे थे ना। हाँ हाँ, ये जैसे बर्डलैंड कमीशन वगैरह आई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल हो गया। हाँ ठीक है, ये कुछ कमीशन हम इंटरनेशनल एफर्ट्स देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऐसे ही हवा में नहीं हो रही हैं चीज़ें, एग्जैक्टली सिमिलर टाइम पर इंटरनेशनल कमीशंस बन रही हैं, और जो कि अपनी अपनी सरकारों को कह रही हैं कि हमें आप प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट को, ठीक है। वाटर एक्ट का मेन मोटिवेशन क्या था कि जो इंडस्ट्रीज हैं उठाकर पानी सीधे डंप कर दे रही थी, ठीक है। और जब भी वो पानी डंप कर रही थी एफ्लुएंट्स, तो हम लोग बीमार पड़ रहे थे, है ना। ये वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इनका जो मेन इम्प्लीकेशन दिखाई दी है, इसकी इंपॉर्टेंस दिखाई दी, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद दिखाई दी, है ना। कि हाँ कि ये जो डंपिंग है या एनवायरनमेंट मतलब कि इसके इन इन्फ्लुएंस का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको जो नज़रअंदाज करा जा रहा था, उसका क्या होगा, है ना, परिणाम। तो CPCB इसके अंदर बनाया गया था, नॉट एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। सवाल इनफैक्ट कई बार आ जाता है, ये एक दो बार PYQ भी आया हुआ है कि CPCB किस एक्ट के अंदर है, उसको पावर, इसको इस्टेब्लिश किस एक्ट के अंदर करा गया है। वो एनवायरनमेंट एक्ट नहीं है, एयर एक्ट नहीं है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट नहीं है, ये है वाटर एक्ट, ठीक है। क्यों? सबसे पहले एफ्लुएंट हम ये मानकर चल रहे थे सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर, ठीक है। फिर एयर एक्ट वगैरह आया हमारे पास 1981 में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1989, ठीक है। तो ये हमारी, आप देखना है कि धीरे धीरे हमारा जो वो है फॉरेस्ट को देखने का नज़रिया हल्का सा चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट को देखने का नज़रिया। फॉरेस्ट को अभी भी एज ए रिसोर्स देख रहे हैं, लेकिन फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में यहाँ पर 1980s तक आते आते 86 में है ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और यहाँ पे एक चीज़ और नहीं लिखी है, वो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। वो एक्चुअली 2002 में आया, आई थिंक। बायोडाइवर्सिटी एक्ट वगैरह आने के बाद फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो चेंज हो गया। हम इनको प्रोटेक्टेड एरियाज की तरह देखने लगे फॉरेस्ट को, नॉट एज रिसोर्सेज, ठीक है। हालांकि हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका व्यू अभी भी एक्चुअली उतना चेंज नहीं हुआ है। क्यों? जो अभी हम देखेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी कहती क्या है, वहाँ पे आप देखेंगे कि फॉरेस्ट पॉलिसी अभी भी कह रही है कि फॉरेस्ट को एज रिसोर्स। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई है उसमें भी हम देखेंगे वो भी अभी भी कह रही है कि फॉरेस्ट एक अच्छे रिसोर्स होते हैं विलेजर्स के लिए खासकर, समझ रहे हैं। हम अभी भी उनको रिसोर्स की तरह देख रहे हैं, जो कि एक्चुअली उतनी बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी लाइवलीहुड की बात होती है, हम इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भाई ट्राइबल्स एकदम से हट जाएं, है ना, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइवलीहुड की बात है। एकदम से आपने लोगों को हटा दिया, फिर क्या रोजगार देंगे उनको,
है ना। ब्रिटिशर्स ने ये गलती करके देख ली, उन्होंने फॉरेस्ट से लोगों को हटाया। उन्होंने किस लिए हटाया कि भाई ये फॉरेस्ट का मुफ्त में यूज़ क्यों कर रहे हैं हमें टैक्स में, उन्होंने तो ये सोच के हटाया, ठीक है। हम ये सोच के नहीं हटा रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि सरकार क्या करती है, अक्सर किसी भी फॉरेस्ट को माइनिंग के लिए तो यूज़ कर लेती है, बट वहाँ पे ट्राइबल्स का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश कर रही है ना। सरकार का अभी भी अक्सर वो रहता है रवैया। हाँ, वन ऑफ द कॉजेज तो थे ही है, ठीक है। कहने का मतलब ट्राइबल मूवमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे चली, ट्राइबल मूवमेंट बाद में भी चली, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अब आओ फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 पर। कॉलोनियल पीरियड से पहले वाला नहीं पढ़ेंगे तो है इंडिपेंडेंस से पहले वाला फॉरेस्ट एक्ट में हमने वो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट ये देखकर हमें समझ आ गया कि लगभग उनका क्या व्यू था, है ना। उससे पहले वो हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, फॉरेस्ट एक्ट पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह कर रहे होगे ना, उस चैप्टर में नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप वहाँ देख लेना। अब हम आते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को नोट करते हुए ये कहा कि 33% ऑफ ऑल एरिया, इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया का 33% शुड बी फॉरेस्ट। ये पहली बार ऐसा करा गया, ठीक है। ये तो क्या, हाँ, पहले तो बोला गया कि फॉरेस्ट हमें बनाने, फिर उन्होंने बोला इतने फॉरेस्ट एरिया बना देंगे, फिर उन्होंने बोला नहीं फॉरेस्ट कवर, अब बोल रहे हैं ट्री कवर, ठीक है। सरकार क्या कह रही है, 25% ट्री कवर हो गया, बढ़ाई जा रही है। वो कहाँ ले जा रहे हैं कि क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कह देंगे ट्री कवर हो गया हमारा 33%, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। हाँ, झाड़ गिन ले, हमें क्या पता, मैं क्या मतलब हो सकता है मेरे कमरे में आके गमले गिन ले कुछ भी हो सकता है ना। उन्हें क्या पता है कि हमने प्लास्टिक के लगा रखे ठीक है। तो है हाँ, ठीक है। तो एक चीज तो ये आई, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं। देखो यहाँ पे ना पॉइंट्स देखो, देखिए सेकंड पॉइंट बात कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस का, आपके नोट्स में सेकंड पॉइंट इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कर रहा है ना, कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, इनको नेचुरल हेरिटेज मानकर चलना है। नेचुरल हेरिटेज ये कहाँ से आया पॉइंट, क्योंकि 51A में नेचुरल हेरिटेज शब्द दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP लाया गया है ना, तो तब नेचुरल हेरिटेज बोला वो। फिर ये चेक करता है सॉइल इरोजन, इसकी इंपॉर्टेंस को देखा गया है ना। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगले 3 पॉइंट, पहली चीज़ सोशल फॉरेस्ट्री की बात करी गई कि हमें सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है कि किसी तरीके से फॉरेस्ट हम बनाए, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई। आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सोशल फॉरेस्ट्री लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब कि हम विलेजर्स को मतलब इनका कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करा गया कि भाई विलेजर्स एंड ट्राइबल्स का, कि ये लोग बनाए फॉरेस्ट, ठीक है। सेकंड चीज ये हो गई। थर्ड चीज की जो बात करी गई क्या, कि इसको एज रिसोर्स अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब ये सरकार का रिसोर्स नहीं है। अच्छी बात ये है, जो हमने सबसे पहले देखा कि फॉरेस्ट एक्ट क्या था। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट करें, हम रेवेन्यू बेसिस पे कर सकते हैं, हम पीपल के हिसाब से कर सकते हैं, या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। बेस्ट तरीका तो ये है कि हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है। उससे कुछ बुरा ये हो सकता है कि हम पीपल सेंट्रिक बना लें, ठीक है। बहुत ही बुरा होगा रेवेन्यू सेंट्रिक बना दिया जाए। हम बहुत बुरे से तो बाहर आ गए, हमने इसको पीपल सेंट्रिक बना दिया। ये रिसोर्स है, लेकिन किसका रिसोर्स है? ये लोगों का रिसोर्स है, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज है, ये बोला गया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मेक टिम्बर, फ्यूल, फॉडर एंड फूड अवेलेबल टू रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये रिसोर्स किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये फ्यूल है, ये फॉडर है, एंड सो ऑन, है ना। अब रिसेंट टाइम्स में अब हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी सरकारें पहुंच चुकी हैं, हमारी सोसाइटी पहुंच चुकी है कि हम एटलीस्ट इसको तो रिप्लेस कर सकते हैं,
ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार या राजीव गांधी की सरकारें क्या कह रही थी, या 1988 में जो भी सरकारें थी वो क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि भाई यहाँ से विलेजर्स लकड़ी बीन कर लाते हैं, अगर वो नहीं हम अलाउ करेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब हम उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, राइट। तो इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, धीरे धीरे हम वाटर की रिक्वायरमेंट भी मान लो हमने खत्म कर दी अपने एग्रीकल्चर से। अगर ये खत्म हो गया तो हम फिर कह सकते हैं कि भाई अब ज़रूरत नहीं है। सर पर कल्चरल प्रॉब्लम भी आ सकता है। हाँ, कल्चरल प्रॉब्लम आ सकता है, इनफैक्ट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी है इससे। क्या, जब तक फ्यूल की तरह यूटिलाइज करा जा रहा था फॉरेस्ट को, तब तक विलेजर्स उसको मर्ज कर दिया। ठीक है, हो गए, चलो ठीक है। तो अब देखो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कह रही है कुल मिलाकर, अब ये कह रही है कि भाई सोशल फॉरेस्ट्री आ गई, हम इसको रिसोर्स की तरह यूज़ कर लेंगे और पीपल मूवमेंट करेंगे। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 और 4 यहाँ पे जो हमने लिखा है कि हम कम्युनिटी को किस तरीके से लेकर आएंगे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाए। कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी को किस तरीके से लेकर आएंगे ये हो जाए। यहाँ से एक नया टॉपिक निकल कर आता है हमारा, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब ये है क्या कि देखो कि एक अब जो सोशल फॉरेस्ट्री है ना, इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। कि एक तो रूरल इलाके में हमें करना है ये काम, और एक अर्बन इलाके में। अर्बन इलाके में करना आसान है फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट्री किस चीज़ को कह रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि अभी भी फॉरेस्ट को हम वैसे क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हो, खाली हमें कैनोपी नहीं चाहिए, हमें बायोटेक एबायोटेक फैक्टर के अंदर अच्छा इंटरेक्शन चाहिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी चाहिए। बट इस एक्ट को जब हम जानेंगे तो हमें एक चीज़ समझ आएगी, सॉरी इस पॉलिसी को जानेंगे, क्या इन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करी है। भाई अर्बन इलाके में कौन सी फॉरेस्ट्री, ठीक है, अगर एम्प्टी पैच ऑफ लैंड भी है, अगर हमने वहाँ पे पेड़ उगा भी दिए, इसका मतलब फॉरेस्ट्री थोड़ी होगी। बट ये लोग एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट्री की, ठीक है। यहाँ पे एक बार जाओ अपने इसमें नोट्स में, नेशनल कमीशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर ने 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ठीक है। हमारे जो नोट्स हैं, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 34। जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको 3 मतलब सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई है। एक बनाई है उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री, क्या कि ट्रीज़ वगैरह प्राइवेटली ओन्ड लैंड पे, पार्क्स वगैरह में, ग्रीन बेल्ट में ये लगा दिया जाए, रोड साइड पे लगा दिया जाए, इसको वो कह रहे हैं फॉरेस्ट्री। दिस इज नॉट फॉरेस्ट्री, है ना। ये क्या है, ये तो सिर्फ मतलब ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं, पेड़ लगाने को फॉरेस्ट्री बोला जा रहा है। बट द पॉइंट इज, ये जो हमारा 1988 वाला जो पॉलिसी है वो यही काम कर रहा है कि उसने उठा लिया ये एग्जैक्टली 1976 कोई नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने बोला कि भाई हम फॉरेस्ट्री कर सकते हैं अर्बन इलाके में, रूरल इलाके में हम कम्युनिटी या सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट दे दिया, उसको सीधे सीधे अडॉप्ट कर लिया कि एक तो हम करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री। रूरल इलाके में कहाँ कहाँ फॉरेस्ट्री हम कर सकते हैं बताओ, रूरल इलाके में कैसे हो सकती है? एक तो फार्म के ऊपर, एक तो बंदा प्राइवेटली ओन्ड लैंड पे कर ले, और एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। तो एक तो हो जाएगी एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, और एक कॉमन लैंड पे, मतलब पब्लिक, हाँ मतलब ऐसा होता है ना जैसे पंचायत के लैंड होते हैं, है ना। तो पंचायत का जो लैंड है उस पर कर दिया जाए, क्यों कि इसको किस तरीके से यूज़ करा जाएगा कि वहाँ के जो पंचायत के अंदर ही आने वाली कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मान लो गाय भैंस पे निर्भर रहती हैं, शीप्स पे निर्भर रहती हैं, ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों को ग्रेजिंग लैंड की बड़ी कमी होती है ना, इनको फॉडर खरीदना पड़ता है। बेटर क्या होगा कि अगर किसी तरीके से कॉमन लैंड के ऊपर फॉरेस्ट उगा दिया गया है तो ग्रेजिंग के लिए अपने मतलब जो जानवर हैं उनको वो यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होगा। तो आप सोच रहे हैं क्या कि इन्होंने पीपल्स मूवमेंट की बात कर ली, सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रही, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली रिसोर्स की तरह यूज़ हो रही हैं। हाँ, वो मेरा पॉइंट था फोल्डर वाला, मतलब हम तो मिनिमाइज करने की सोच रहे थे, वो हम मतलब मैं सोच रहा था सरकार नहीं सोच रही ऐसा हाँ,
सरकार थोड़ी सोच रही है। मैं, ये तो मेरा क्रिटिसिज्म था, सरकार का थोड़ी है। सरकार इसको आज भी रिसोर्स की तरह ही बोल रही है, ठीक है। तो मैं बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्या कि किसी ज़माने में रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देखी जाती थी, फिर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाने लगी यहाँ पर, जो कि अभी हो रहा है ऐसा, ठीक है। और हम चाहेंगे इवेंचुअली, अगर हम वाकई में एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर हम, ठीक है। तो अभी हम, लेकिन एनीवे पॉइंट इज, यहाँ अगर ये फॉरेस्ट्री नहीं थी, मान लो ये नहीं करते, ये अच्छा है, ये नेट पॉजिटिव है हमारे लिए। क्यों? अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता, अर्बन लैंड पे कुछ नहीं होता, ठीक है, या कॉमन लैंड पे फॉरेस्ट नहीं होता, ठीक है। सरकार ने अगर प्रमोट कराया कि भाई आप फार्म लैंड के बेल्ट के ऊपर पेड़ उगाओ, इसका फ़ायदा क्या है बताओ, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री का? क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं कि अगर कोई किसान है उसको सस्ते में सीड दे दिया गया कि आप कोने पे अपने चारों तरफ पेड़ लगा लो, इसका क्या फ़ायदा होगा? सॉइल को पकड़ के रखा है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि विंड की वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है, दोनों को पकड़ लेगा, ठीक है। और उसका बढ़ेगा सैलरी, हाँ हमारा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा कैसे? फ्रूट्स वगैरह लगा लिए, इसके साथ वो ट्रीज का भी प्रोड्यूस ले लेते हैं, हाँ, प्लस जब वो मैच्योर हो गए तो उससे टिम्बर ले सकते हैं, इनकम बढ़ेगी, है ना, हर सेंस में इनकम बढ़ेगी। इनफैक्ट और क्या फ़ायदा होगा कि जब विंड्स चलती हैं, और जब हमने ये देखा है जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं या अगर ट्रीज होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि बारिश हो। इवेंचुअली जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो एनिमल हस्बेंड्री काम में आएगी, हाँ, फॉडर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। फॉडर तो इस सेंस में, उस सेंस में नहीं बोलेंगे, क्योंकि पत्तियों को नहीं खाते हैं जानवर, वो घासों को खाते हैं। ग्रेजिंग जो, मतलब ग्रेजिंग फॉडर होता है वो सबसे अच्छा फॉडर होता है, वो तो उगाना पड़ता है ना, उस फॉडर को उगाना पड़ता है सबसे अच्छा फॉडर। अदरवाइज क्या होता है कि आप मिलेट उगाओ, ठीक है, और उसको स्टेम समेत उसको काट के वो खिला दो, है ना, वो अच्छा फॉडर होता है, अगर उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। और एक और चीज़, अब हम जिस लेवल के फॉडर की बात कर रहे थे ना, जिन जानवरों की बात कर रहे थे, अब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर ला रहे हैं, जो कि जितना वो दूध हमने, वो तो पढ़ लिया एग्रीकल्चर, है ना, हम देखा था जितना हम दूध देते थे उससे दोगुना दूध लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वन ऑफ द वो था हमारा चैलेंजेस, क्या कि हम ट्रेडिशनल फॉडर पे नहीं जा सकते, हमें बेटर फॉडर की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, विच मीन्स अब जो फॉडर है वो जंगलों से नहीं आएगा, उसको उगाना ही पड़ेगा। हमें अच्छा फॉडर चाहिए तो उस टाइप के बीज चाहिए जो उस न्यूट्रिएंट लेवल का फॉडर उगाएं जो कि हमें एनिमल हस्बेंड्री में चाहिए। तो ये वाला फॉडर तो वैसे भी अब काम नहीं आएगा, है ना। तो क्या है कि हम यहाँ पे थोड़े से इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इसको एज अ रिसोर्स जब हम यूज देखना बंद कर देंगे तो हो सकता है हम और बेहतर फॉरेस्ट, अच्छे क्वालिटी के फॉरेस्ट की बात करना शुरू कर दें। क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट की अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी खाली ट्री कवर की बात हो रही है। अर्बन में मियावाकी फॉरेस्ट भी होते हैं ना, हाँ, यहाँ पे हमने मियावाकी के ऊपर एक वो भी लिखा हुआ है, वही वर्टिकल वाले, वो नाम याद आ गया मुझे, एक सेकेंड, यहाँ पर था भी, एक बॉक्स में मैंने लिख भी दिया है ताकि ये याद रहे, बट मैं खुद भूल गया कि मैंने कहाँ लिखा था। स्पेलिंग बताना, हाँ मियावाकी एरा, ये है, 3 बार ये नाम आया हमारे नोट्स में। स्कीम्स रिलेटेड टू अर्बन फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पर आया है, पेज नंबर 36 बोल रहे हैं ये मियावाकी टेक्निक 37 पर। ठीक है, ये अर्बन फॉरेस्ट्री का एक टाइप है, जापानीज़ है टेक्निक, कोई अकीरा मियावाकी ने करा था और केरल गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। ये एक्चुअली वर्टिकल टाइप की ही फॉरेस्ट्री होती है, कि हम बिल्डिंग के अलॉन्ग यूँ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हाँ, बेल वगैरह और वो सारी चीज़ें भी। ओके, पॉइंट ये है कि हम अर्बन फॉरेस्ट्री इस तरीके से करें कि जो बिल्डिंग है ना उसको एक अच्छा ट्री कवर दे दें। क्यों? मियावाकी ने ये चीज़ देखी है, हाँ ये भी कह सकते हैं, ये वन ऑफ द तरीका है, ठीक है। लेकिन वो और चीज़ें कह रहे हैं कि टॉप पे ट्री हो,
साइड में वो बेल हो और ये सारी चीज़ें, है ना, इस टाइप के कुछ फॉरेस्ट्री है। ओवरऑल वो क्या चाह रहे हैं, 2-3 उनके पॉइंट है क्या, कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो है लेवल उसको कम करा जाएगा, उससे होगा ये कि थोड़ा सा कूलर रहेगा एनवायरनमेंट। फिर इस पूरी चीज़ में इवेपोरेशन होगी, उससे भी कूल रहेगा एनवायरनमेंट, तो एनर्जी कंजम्पशन वगैरह भी कम होगी, है ना। तो वो उस सेंस में बात कर रहे हैं मियावाकी। तो एक ये हो गया। फिर एक अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एम हरियाली ऐप कोई हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए। ये 2-3 चीज़ें थी जो न्यूज़ में कभी कभी रहती हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बॉक्स बनाकर डाल दिया। ठीक है, चलो हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं फार्म फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री पे। ठीक है, तो 2 टाइप की चीज़ हो गई, एक तो हो गई एग्रो फॉरेस्ट्री और एक कम्युनिटी लैंड फॉरेस्ट्री। इसके अलावा कभी कभी क्या हो रहा है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री के बीच में भी डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद नहीं करना चाहता ये डिस्टिंक्शन, क्योंकि मेरे को तो एक्चुअली कोई अंतर नहीं लगता, बट फिर भी एनसीईआरटी में एक आध जगह पे ऐसा हुआ है कि 2 अलग टर्म यूज़ करी गई है, एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री और एक करी गई फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री सिंपल है कि लोगों ने अपने फार्म पे ये कर दिया। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री एक्चुअली, अब इंटरनेट पे अगर हम विकिपीडिया वगैरह पे जाएं वो दोनों को सेम चीज़ बोलेंगे, लेकिन कभी कभी सटल अंतर कर दिया जाता है। अगर फार्म के ऊपर ट्रीज है तो फार्म फॉरेस्ट्री, अगर ट्रीज के बीच में फार्म है तो एग्रो फॉरेस्ट्री। समझ रहे हैं क्या कि एग्रो फॉरेस्ट्री एज अ बाउंड्री यूज कर रहे हैं ट्रीज को? नहीं, वो फार्म फॉरेस्ट्री है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री का वो ये हुआ कि अब हमने डिग्रेड कर दिया था फॉरेस्ट को। हाँ। ठीक है, पेड़ लगे रह गए और उसके बीच में हम मान लो झूम कल्टीवेशन वगैरह कुछ करते थे। ठीक है, अब वहाँ पे हम फार्म बनाना शुरू कर दिया, अब इसको काट नहीं रहे हैं पेड़ों को। क्या हुआ? तो कुछ नहीं है, बस यही है कि हमने अब पेड़ों को काटना बंद कर दिया, इतनी सी बात हुई। ठीक है, और उसको एज मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। किसे? ये क्या है? हाँ, बागवानी। हाँ, ये एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री के बीच बीच में अभी हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो बस यही है। चलो, तो ये देखो एक तरीका हो गया कि हम किसी तरीके से सोसाइटी को इनकलकेट कर रहे हैं फॉरेस्ट करने में, बट ये एक्चुअली हमें क्वालिटी के फॉरेस्ट नहीं दे रहे। इससे बेटर एक तरीका निकाला था ओडिशा गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इससे बेटर, डेफिनेटली इससे बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट है। रवि नहीं है आज, अब तो उसकी सिक्योरिटी क्लास चल रही है ना, तो वो तो हुआ नहीं रवि का। नहीं, वो कह रहा है मैं प्रिपरेशन करूंगा घर से पढ़ूंगा। ओके, चलो ठीक है। चलो अब आते हैं उड़ीसा के प्रोग्राम, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी 1980s में ही आया था, 1988 है। ठीक है, अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है, ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। ठीक है, सर पहला शब्द भी मैंने डिसेंट्रलाइज इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इवन नेशनल गवर्नमेंट ने सेम चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच थी टॉप टू बॉटम, ये है बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, क्या अप्रोच है कि भाई हमें ये पता है कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्राइबल्स रिसोर्स लेने आते हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो फॉरेस्ट है उनको वो सीक्रेट ग्रुप्स की तरह भी मानते हैं, है ना, कि वो वहाँ जाते हैं, हो सकता है वो ये मानते हो कि वहाँ पे जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं वो रहती हैं और वो सारी चीज़ें, और वो खुद प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये काम कर दिया जाए किसी तरीके से कि जो ट्राइबल्स हैं उन्हीं को ही रोज़गार दे दिया जाए, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे कि यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि जो कॉमर्शियल लेवल पे लोग टिम्बर काटने के लिए आते हैं उनको रोक दिया जाए। उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज़ करी कि उन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनाई,
और कमेटी को एम्पावर कर दिया कि आप वो स्टेप्स लो कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इंक्लूडिंग अगर किसी को रोजगार देना है चौकीदार वगैरह को कि भाई वो मतलब यहाँ से यहाँ तक चौकीदारी करता रहे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस दिन तक इसको जाना है, और वो सारी पावर दे दी गई उसी कम्युनिटी को जो वैसे भी उसको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, ठीक है। उससे हुआ क्या कि एक्चुअली जो डिफॉरेस्टेशन का जो वो था रेट वो बहुत कम हो गया, और इनफैक्ट जो डिग्रेड हो चुके थे फॉरेस्ट वो वापस रिस्टोर होना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक बार नोट्स में एक बार देखो क्या है कि सेकंड पैराग्राफ पढ़ो कि दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by forest department। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है जिसको उसने मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रही है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन फिर भी लोग फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल है उनको पैसा देकर अंदर आते थे, टिम्बर लेकर जाते थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि जो फॉरेस्ट के जो ये IFS ऑफिसर्स हैं उनकी कुछ पावर ली, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई, उनको एम्पावर कर दिया कि तुम मैनेज करो, ठीक है। तो और कहाँ पे डिग्रेडेड फॉरेस्ट पे मिलेगी कमेटी जो है लोकल पीपल से मिलकर बनेगी, लोकल पीपल से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो इन रिटर्न विलेजेस आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक शेयर इन टिम्बर प्रोड्यूस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट इन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, ठीक है, हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। अगर आपने प्रोटेक्ट कर लिया, डिग्रेडेड पैचेस पे फॉरेस्ट उगा दिए, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वुड आ गई वहाँ का कुछ शेयर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करी गई। अब ओडिशा में तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन और किसी स्टेट में सक्सेसफुल रहा ही नहीं, ठीक है। ये सेम ही प्रोग्राम जो था 1990s में अडॉप्ट कर लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, और हर जगह उन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज बनाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ये न्यूज़ में आया था कि छत्तीसगढ़ जो आज है, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, उस समय MP का हिस्सा था, तो पूरे MP में ये लगाने की कोशिश करी गई, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। जो करप्शन पहले से चल रहा था वैसे ही करप्शन अभी भी हुआ, और मतलब ये हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हुआ ये कि यहाँ पे जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, यहाँ पे जो एम्पावर करा गया था वो था ग्राम सभा को, ठीक है, कि विलेज की मतलब कमेटी बनाई गई, उनको एम्पावर करा गया। अब वो ओनर्स थे ऑफ द फॉरेस्ट। अब भाई किसी को आप ओनर बना दो एक लैंड का, उस लैंड की रखवाली तो वो करेगा ना, अब तो उसका हो गया ना वो लैंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब बाकी स्टेट्स में दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड, कमेटी ऊपर से बनाई जाती थी कि ठीक है तुम्हारी कम्युनिटी होगी, तुम अध्यक्ष होगा, तुम ये होगा, तुम ये होगा, करो। अब जो जिसको पावर मिलती है, पावर करप्ट करती है, ठीक है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मोटिवेशन देती है कि आप उसको प्रोटेक्ट करो। डिपेंड करता है कि क्या दिया गया है, उसको पावर दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में डिसेंट्रलाइज अप्रोच बनाने का तरीका ये था कि इवेंचुअली जो लोग एम्पावर हो रहे थे वो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, क्योंकि लोगों से चुन कर आ रहे थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही थी, उनकी सोशल अकाउंटेबिलिटी थी, विलेज में कोई पूछता। अब जब ऊपर से किसी को अपॉइंट कर दिया गया, विलेज में कौन पूछ रहा है, उसको पावर मिली, वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। जैसे बाकी ऑफिशियल पैसे खा रहे थे, ये भी खाएगा, ये भी टिम्बर जाने देगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, नेशनल लेवल पे। बट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, कहाँ पे? ओडिशा में। नहीं, सारी ट्राइबल कम्युनिटी आज तक की जैसी भी जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है, उन सब ट्राइबल कम्युनिटी में फॉरेस्ट को सेक्रेट माना जाता है। इनफैक्ट अगर गलती से आपने MA कर ली फिलोसफी में, तो पूरी एक फिलोसफी की ब्रांच आ जाती है ट्राइबल फिलोसफी। हाँ, और वहाँ पे ओरिजिन दिखाते हैं रिलीजन का, ठीक है, टोटेमिज्म वगैरह की बात आती है। ठीक है, तो बस यही है। फिर अब आते हैं, ये तो चलो ये हो गया, ये सोशल फॉरेस्ट्री हो गया। अब सरकार के पास ना बहुत सारा फंड आता है। जब फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह बनी तो फॉरेस्ट पॉलिसी को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत थी, ठीक है। और क्या करना शुरू कर दिया गया कि एक जितनी भी माइनिंग एक्टिविटी है इंडिया में, देखो फॉरेस्ट कहाँ जा रहे हैं, लोग विलेजर्स में
वो एक्वायर कर रहे हैं ताकि वो एग्रीकल्चरल लैंड में वो कर दें, है ना। वो किस तरीके से वेस्ट लैंड को ओनरशिप के अंदर ला रहे हैं लोग, घेर रहे हैं लैंड को, ठीक है। फिर ये नहीं घेर रहे, जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो भी घेर रहे हैं, ठीक है। सरकारें हैं वो भी उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं रोक पा रहे, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम रोक सकते हैं, जैसे माइनिंग एक्टिविटी को, या अगर माइनिंग एक्टिविटी हो भी रही है, भाई माइनिंग एक्टिविटी ज़रूरी है देश की प्रोग्रेस के लिए, सरकार मान चुकी है, लोग भी मान चुके हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, कोई बुराई नहीं है इसको मानने में। और इनफैक्ट हम नहीं करेंगे तो कोई और देश अपने फॉरेस्ट को करके वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, हमें करना ज़रूरी है ये, ठीक है, मान लिया। लेकिन माइनिंग एक्टिविटी अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ क्या है कि माइनिंग के बाद क्या छूट जाता है, क्या छूट जाता है माइनिंग के बाद, एकदम मतलब ये एक ऐसा लैंड जो कि डिवाइड ऑफ एनी बायोडाइवर्सिटी है। मतलब एकदम जब वॉल्केनिक ऐश किसी जगह पे गिरती है ना, वो ऐश जितना तगड़ा डेजर्ट बना देती है, माइनिंग एक्टिविटी उतना तगड़ा डेजर्ट बनाती है, ठीक है। आपको पूरा सक्सेशन चाहिए फिर, है ना। उसमें कुछ पहले बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, कुछ होगा, फिर वो पूरा सक्सेशन, टेरेस्ट्रियल सक्सेशन हमने देखा था ना, वो पूरा सक्सेशन करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनिंग एक्टिविटी एक टेम्पररी फिनोमेना है कि किसी माइन को आप कितने साल चलाओगे, 30 साल 35 साल, बेहतर होगा उसके बाद उस पर वापस वहाँ पे फॉरेस्ट आ जाए। इसका मतलब ये थोड़ी है वहाँ पे दोबारा फॉरेस्ट नहीं आ सकता, आ जाएगा, ठीक है। तो बेटर तरीका तो ये होगा ना कि अगर हम माइनिंग कर भी रहे हैं, कर लेते हैं, बट इन दी एंड वहाँ पे वापस फॉरेस्ट छोड़ दें, ताकि जो हमारा ओवरऑल एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो कम ना हो जाए। हाँ, मतलब सस्टेनेबल माइनिंग, इसको सस्टेनेबल माइनिंग भी नहीं बोलेंगे। सस्टेनेबल माइनिंग तो और बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्या कि हम पानी का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फिर वो जो बहत कर वापस आता है पानी, जो इतने मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स को लीच करके अपने साथ लेकर आता है, उसका भी हम फिल्ट्रेशन कर दें। सस्टेनेबल माइनिंग तो और मतलब वाइडर टर्म हो जाएगी, है ना। हम हाँ है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो वाइडर टर्म है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हम खाली ये कह रहे हैं कि एक बार माइनिंग हो गई उसके बाद किसी तरीके से वहाँ पे वापस फॉरेस्ट आ जाए, ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या करा कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाई, ठीक है। और जितनी भी माइनिंग एक्टिविटी है वहाँ पे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन सेस लगा दिया गया, ठीक है। जितनी भी माइनिंग एक्टिविटी होती है उस पर कोई ना कोई सेस लगता है। नहीं, ओवरऑल रेवेन्यू पे कितना परसेंट, मैं श्योर नहीं हूँ, 2-4% भी अगर लगता हो वो बड़ा होता है एक्चुअली। हाँ, कोल सेस की तरह, है ना, 2% कोल सेस जैसे होता है। तो माइनिंग एक्टिविटी पे सेस लगता है, ठीक है। और ये मतलब अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए की माइनिंग होती है हर साल। तो उससे होता क्या है कि जो इनफैक्ट सेस है वो सरकार के पास अभी 40,000 करोड़ का सेस कलेक्टेड है। सेस के बारे में, सेस और टैक्स में अंतर क्या होता है? टैक्स के वो तो ठीक है, बट सेस हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यूज कर सकते हैं। आपने टैक्स दे दिया, उसके बाद वो सरकार का है, वो जैसे यूज करना चाहे। हाँ, वो उससे एक फंड बन जाता है। अब सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज तो ये है कि कुछ केसेस में सरचार्ज सेस की तरह नहीं होता, उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैं वैसे आपको एक ना डिस्टिंक्शन बता देता हूँ। आप लोगों का वो नहीं हुआ ना पॉलिटी, है ना? हाँ, आपका हो गया। बट देखो क्या होता है, टैक्स किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। ये यूटिलाइजेशन में लिख रहा हूँ, यूटिलाइजेशन। और दूसरी चीज लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन माने कि केंद्र सरकार के पास है टैक्स, और ये किसको दे सकते हैं? ये दे सकते हैं एवरीवन। एवरीवन का मतलब यहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उनको दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, सब कुछ, ठीक है। फिर आता है सरचार्ज। सरचार्ज किस चीज पे लग सकता है? ये यूटिलाइजेशन का हो सकता है हर चीज में, एवरीथिंग। बट ये जब बांटने की बारी आती है, सरचार्ज को नहीं बांटा जाता। फाइनेंस कमीशन क्यों बनती है आपको पता है? टैक्स बांटने के लिए,
है ना, सेंटर ऑफ स्टेट्स में, ठीक है। ये जब सरचार्ज की बात आती है, जो उसके थ्रू आर्टिकल 280 के अंडर जो भी वो फंड वगैरह बांटे जाते हैं, उसमें ये चीज़ एवरीवन को नहीं बांटी जा सकती, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर को मिलता है। तभी इतने एलिगेशंस लगते हैं ना कि सेंटर, हाँ, क्यों सरचार्ज क्यों बना दिया है। और इन सबसे बुरा होता है सेस। क्यों? क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस के लिए होता है जिसके लिए इसको कलेक्ट करा गया है। जैसे स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, ये किसके लिए बना है? ये सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ। तो अच्छा होना चाहिए कि हमें एक स्पेसिफिक रीजन तो पता है कहाँ यूज होगा ये। अभी हम बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। पैसा बच गया कहीं और यूज नहीं कर सकते। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के अंदर 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है 8 साल से। 40,000 करोड़ हमारे लोग, हम आम लोगों की जेब से पैसा ही खींचा गया। ये फाइनली किसकी जेब से खींचा गया? हमारी जेब से खींचा गया, और वो खर्च भी नहीं कर रहे हमारे ऊपर। 15 लाख रुपए देना हर किसी के अकाउंट में। समझ रहे हो? ये उसी पर्पस में यूज कर सकते हैं, 15 लाख दे भी नहीं सकते। समझ रहे हो? अटक गया पैसा। पैसा अटकना नहीं चाहिए, पैसा बेहतर रहना चाहिए। हैं? एफॉरेस्टेशन के लिए नाम में लिखा है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। अब पॉइंट ये है कि इसको लगाना शुरू करा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम ये कर क्या रहे हो? ये एफॉरेस्टेशन का फंड था, अब तुम फॉरेस्ट के अंदर टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हो इस फंड से। वो फॉरेस्ट डेवलपमेंट का फंड मानकर चल गए वो। ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड नहीं है, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है। कोर्ट की गाइडलाइंस है कि भाई आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, इसका आपको एक ही काम करना है, इससे पेड़ उगाने हैं। जो भी करना है, अपना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाना है, कुछ भी चलाओ, वो नहीं करना। अब सरकार ने इतना सारा फंड मतलब ले लिया और सरकार को पता नहीं इसका करें क्या। और ये सेस के नाम पे लिया, ठीक है, इसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। सर सेस स्टेट भी ले सकते हैं। स्टेट भी लेते हैं, तो वो उनका ही रहता है। हाँ, उनका ही रहता है। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये हाँ इनमें से ज़्यादातर सेस को यूज़ नहीं। अब जबकि हमारी कितनी प्रेसिंग नीड है एफॉरेस्टेशन की, ठीक है, इसको यूटिलाइज करा जा सकता है, बट यूटिलाइज करनी नहीं है सरकार। क्यों? मान लो सरकार के पास अगर एक्स्ट्रा लैंड भी पड़ा हुआ है, उस पर वो सरकार फॉरेस्ट नहीं उगाना चाह रही। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो PSU का मान लो लैंड है, वो ये उस पे वो होता है, क्या बोलते हैं यार उसे, किराए पे में भी। हाँ, किराए पे देते हम वो सब, पर उससे फिर ये फंड यूज नहीं हो रहा ना। वो किराए पे, लीज पे देना चाह रही है सरकार, फॉरेस्ट नहीं उगाना चाह रही। तो सर ऐसे अर्बन जगहों पे लैंड पड़े सरकार की खाली, जहाँ पे सिर्फ सीवेज कलेक्ट हो रहा है। हाँ, कंपनी अपनी सारी चीजें ट्रेड कर रही है। आई थिंक हाँ, लॉन्गर टर्म में जो ये करना पड़ेगा ना, ये अभी भी यूटिलाइज होने में नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जब से मैंने तैयारी स्टार्ट करी है, तब से इस फंड को मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो बेटर ये होगा पहली बात कि नया सेस कलेक्ट करना बंद कर दे सरकार। माइनिंग के ऊपर एफॉरेस्टेशन फंड लगा, वो सेस लगाने की जगह वो एक्ट में, जरा माइनिंग एक्ट में ये सब दे रखा है कि भाई आपको ये करना ही है, ठीक है। उन पे करे कि भाई ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन सेस है, कि भाई जो अर्बन एरिया में वेस्ट के पहाड़ हो गए उनको ठीक कर दे, नदियों को ठीक कर दे। अगर ज़रूरी नहीं है ऐसी कोई ठीक करे, फॉरेस्ट्री बनाए बैठ के, कहीं तो यूटिलाइजेशन हो। दिल्ली के बाहर वाला किस में आएगा? गाजियाबाद में या दिल्ली में आएगा? दिल्ली के बाहर वाला क्या, किस डायरेक्शन में? गार्बेज पहाड़ जो है दिल्ली के बाहर कौन सा पहाड़? गाजियाबाद के पास है ना। ओ, तो गाजियाबाद वाला होगा। गाजियाबाद वाला है वो दिल्ली का कचरा जाता है, गाजियाबाद का आता है? ये नहीं पता, बस पहाड़ है। तो बॉर्डर पे है ना बात, तो सर ये है। आनंद विहार और कौशाम्बी के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कौन उसको पहले भरेगा। बड़े पहाड़। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे इस फंड का देखो, नोट्स पे वापस आ जाओ, ठीक है। ये ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया फंड है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, एक कैम्पा बनाई गई है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है टू इंश्योर एक्सपीडिशन एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड इन लियो ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस,
जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी। हाँ ठीक है। अब ये जो फंड होता है और ये इनको मिल क्या रहा है, इसमें 2 कैटेगरी ऑफ फंड है, ठीक है क्या, कि एक तो देखो नेशनल कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड है और एक स्टेट, ठीक है, वो आती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ये आती है पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। कैसे? ओ स्कैम का हाँ सर नाम है स्कैम है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये 2022 तक का डेटा है, ठीक है, मैंने 22 तक इसको अपडेट करा था। 2016 का था कि 35,000 करोड़, उसमें कुछ पड़ा हुआ था, 22 तक आते आते 48,000 करोड़ हो गया, 40 से 48 हुआ है, कुछ 8,000 करोड़ बढ़ गया। अभी हम लेटेस्ट देखें हो सकता है 50,000 करोड़ हो गया हो, ठीक है, ये फंड बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो दीज फंड्स आर पार्ट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज ऑफ द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ए 54,000 करोड़ ट्रेंच कलेक्टेड फॉर नियरली ए डेकेड एज एनवायरमेंटल कंपनसेशन फ्रॉम इंडस्ट्री। तो इन्होंने 54,000 करोड़ कलेक्ट करा, उसमें से 48,000 करोड़ अभी भी बचा हुआ है, सिर्फ 6,000 करोड़ खर्च कर पाए, ठीक है। इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, इनको काफ़ी ज़्यादा फंड मिलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी यहीं पे होती है, ठीक है। तो इसका ऐसा कुछ होता है कि इसमें कुछ परसेंटेज स्टेट को मिलता है, कुछ परसेंटेज सेंटर को मिलता है, और इनको ये खर्च करना होता है फॉरेस्टेशन के लिए। ये चीज़ ये कर नहीं पा रहे हैं। अब इस चीज़ के लिए कुछ रूल्स आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप इसको हर चीज़ में यूज़ नहीं करोगे, किस चीज़ में यूज़ करोगे, सिर्फ एफॉरेस्टेशन के लिए। तो रूल्स लाई सरकार 2018 में, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि 80% ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इस पूरी फंड की किस चीज़ में यूज़ होगी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में। किस किस चीज़ में, जैसे कि असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन या आर्टिफिशियल रीजनरेशन की रीजनरेट करने के लिए, फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांटेशंस एंड फॉरेस्ट, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन, इन सब में यूज़ होगा, ठीक है। मतलब अगर सरकारें चाहें बड़े आराम से इस काम को कर सकते हैं। क्या कर सकती हैं कि भाई जैसे नेशनल गवर्नमेंट है वो कर सकती है, भाई उत्तराखंड में हर साल फॉरेस्ट फायर लग रही है, लोगों को रोजगार दे दे कि आप फ्यूल कलेक्ट कर करके हमारे पास ले आओ, ठीक है। इस फंड से ये तक काम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार के दिमाग में ये स्कीम्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। हाँ जो भी है, जैसा भी है, ये काम फालतू लगता है। हाँ ये काम फालतू है, ठीक है। फिर 20% इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकिन बनाया जा सकता है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या, मतलब ऐसा नहीं कि हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या बनाएंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द पर्सनल ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, खाली ये कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी होता क्या है कि इससे होता क्या है कि एक बढ़िया सा रिजॉर्ट बनाया जाता है जहाँ पे वो फॉरेस्ट ऑफिसर रहता है ना। आप, मैं सही बता रहा हूँ, IAS ऑफिसर एकदम, मतलब अगर फॉरेस्ट ऑफिसर के कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो हाँ फॉरेस्ट ऑफिसर के कंपैरिजन में देखा जाए तो IAS ऑफिसर भिखारी है, झोपड़ी में रहता है। फॉरेस्ट ऑफिसर कभी किसी बढ़िया फॉरेस्ट में जाना, ठीक है, कहीं एंड में जाकर आपको एस्टेट दिखाई देगा, अंदर अफसर रहता है। समझ रहे हो? तो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये 20% वाला तो यूटिलाइज हो जा रहा है, पर वो जो फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए इन सब के लिए ये कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा। 48,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ फंड में, ठीक है। इसमें भी कई सारी चीज़ें क्या क्या अलाउड है कि भाई आप, मतलब लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बोली गई है कि आप मॉडर्न नर्सरीज बना सकते हो, ठीक है। परचेज ऑफ मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस कर सकते हो। क्या कि जैसे ऐसा होता है ना कि कभी पोचिंग के लिए कोई आया है ना, तो बहुत ज़रूरी है अंदर, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलते अक्सर, ठीक है, कम्युनिकेशन टावर नहीं लगाते हैं, तो सैटेलाइट फ़ोन्स सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मिल जाएं कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ कि भाई हमें यहाँ पे पोचिंग का कुछ एविडेंसेस मिले, मान लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ करी जा सकती है। फिर कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंस्पेक्शन पाथ वगैरह वगैरह। सैटेलाइट फोन लीगल है ना, दिए जा सकते हैं। अरे वो नहीं, मतलब जैसे वॉकी टॉकी वगैरह हो गए, है ना, वो करा जा सकता है, कुछ नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल के पास तो बैंड है, मतलब इंडिया में। हाँ प्राइवेट इंडिविजुअल के पास बैंड है, बट यहाँ तो ये सिक्योरिटी के लिए हम करेंगे ना ये काम, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ठीक है। ये तो वहाँ पर ड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे हम क्या नहीं कर सकते, ये कभी कभी सवाल आ जाता है
क्या कि हम सैलरी नहीं दे सकते किसी का, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी चीज़ है हम वो नहीं कर सकते इस फंड से, नहीं दे सकते। इंटरेस्ट आ जाता 8 साल में तो। हाँ सही में, अगर इसको लगा दिया होता कहीं सरकार ने 2002 से आ रहा ना ये फंड, है ना, नहीं 2016 में फंड वैसे आया था, ठीक है, 2016 से अब तक मतलब 8% पर एनम के हिसाब से डबल हो जाता 1 लाख करोड़ का फंड। बट हम करते क्या सर उसको, फिर से लोन पे दे देते हैं। बजट नहीं, कुछ नहीं होता, पड़ा हुआ है बस सरकार के अकाउंट में, उसमें इंटरेस्ट तक नहीं खा रहे, ये तो और बुरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ये सरकार के अकाउंट में ना, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पड़ा है ये फंड। नहीं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कुछ कर ही नहीं सकते इसका। तो सर ईमेल लिख दीजिए फिर आप। तो सर इसकी वैल्यू तो और कम हो जाएगी। हाँ, वैल्यू कम होती जा रही है इसकी। और ऐसा सोचो ना सर, मतलब लोगों से कलेक्ट करके रख लिया गया है, उसको कुछ नहीं हो रहा, इससे बुरा क्या हो सकता है? फ्री में डाल देते हैं। ठीक है, चलो बस ठीक है, इतना ही है। अब आते हैं 2018 की फॉरेस्ट पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, ये सबसे रीसेंट है। अब इसमें जो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा हुआ है ड्राइविंग फोर्स की क्या चीज़ थी, कि किस वजह से ये फंड आया। अभी तक हम 2-3 चीज़ें समझ चुके हैं, क्या कि एक तो कॉन्टेक्स्ट आप ये समझ लें कि पुरानी फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, कि जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी है कहाँ से इनपुट ले रही है। एक तो 1988 वाली फॉरेस्ट पॉलिसी से ले रही है, ठीक है, जहाँ पे उसको रिसोर्स की तरफ माना गया, सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह की बात करी गई। दूसरा इनपुट ले रही है कि भाई ये हमारा ये सेस नहीं यूटिलाइज हो पा रहा है। और तीसरा जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं UNFCCC के अंडर, UNFCCC ऐसे होता है ना, UN, अच्छा UN नहीं है यहाँ पे, ठीक, UNFCCC, ठीक है, ये सारी मोटिवेशंस हैं जिनसे ये 2018 में हमने फिर से एक नई पॉलिसी बनाई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पॉलिसी बहुत कुछ बोलेगी। क्या क्या बोला है देख लो, कि सेलेंट फीचर्स पर आ जाओ सीधा, कि रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू फॉरेस्ट एंड प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली ये एक और हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि फॉरेस्ट फायर बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और फॉरेस्ट फायर का मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अनयूज्ड फ्यूल। हाँ अच्छा, फॉरेस्ट फायर के अगर वैसे हम रीज़न देखें तो क्या होते हैं, टूरिज्म, ठीक है, सारे के सारे ह्यूमन फैक्टर होते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस, टूरिज्म, मतलब नेचुरल फायर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है नेचुरल फायर, मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक में होती है, और जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तब बरसात हो रही होती है, कैसे लगेगी, ठीक है। या तो डस्ट स्टॉर्म आ रहा है बहुत ही तगड़ा, ठीक है, एकदम ड्राई डस्ट स्टॉर्म जो कोई बहुत तगड़े कन्वेक्टिव करंट ले रहा है और जिसकी वजह से लाइटनिंग हुई, इतना रेयर है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर लग ही नहीं सकती। तो कैसे लगती है, तो कैसे लगती है कि कोई रूरल बंदा गया, ठीक है, और वहाँ पे बीड़ी फूक रहा है, उसने यूँ घेर दी, 1 घंटे बाद पता लगा फॉरेस्ट फायर हो गया उसके जाने के बहुत टाइम बाद, है ना। या घूमने गए ट्रैकिंग पे बच्चे, उन्होंने चाय बनाने का सोचा, कैंप फायर लगा दी, ठीक है। तो टूरिस्ट एक्टिविटी है, जो भी रूरल वगैरह जो भी है, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस है मेनली। और प्लस कि पानी के स्रोत हम कम कर चुके हैं, फॉरेस्ट की क्वालिटी हम डिग्रेड कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि नीचे अब ह्यूमस मिलता हो आपको, है ना, वरना क्या होता है कि मॉइस्चर इतना लॉक्ड होता है फॉरेस्ट के अंदर, एक हाई क्वालिटी फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट फायर लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी की रिसाइकलिंग होती रहती है, मॉइस्चर बहुत रिसाइकिल होता है ना। वही मॉइस्चर दिन के समय ट्रांसपिरेशनल लॉस की वजह से ऊपर आता है, ठीक है, और शाम को ओस बन के वो वापस वही नीचे चला जाता है। तो वही ह्यूमिडिटी रिसाइकिल होती रहती है। बट अब क्या है कि हम उतने अच्छी क्वालिटी के फॉरेस्ट खो चुके हैं। अब क्या है कि वो जो नीचे ड्राई फॉडर है वो फ्यूल का काम करता है, अब इसलिए फॉरेस्ट फायर लगती है, ठीक है। तो हम एक चीज़ ये करना चाहेंगे, ये मतलब फॉरेस्ट फायर्स को रिड्यूस करना चाहेंगे। फिर हम इन्हांस करना चाह रहे हैं क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट था और इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। आप वर्डिंग समझ रहे हैं, इन्हांसिंग क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट क्या हो गया,
हमारे हिसाब से तो डेंसिटी बायोडाइवर्सिटी बेटर हो, ठीक है। लेकिन फिर अगली लाइन में ये कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट। प्रोडक्टिविटी मैंने इन्वायरमेंटल टर्म में क्या बताया था, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट से ही होती है। हाँ, ये भी देख सकते हैं, एक्चुअली वही है कि कितना सन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उससे कितना प्राइमरी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, उससे फिर कितना सेकेंडरी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब लेकिन ये क्या कह रहे हैं यहाँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट की जब बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अब ये क्या कर रहे हैं, इससे दो, देखो इनके जो मॉडल है ना, इसके अंदर सब पॉइंट्स पढ़ोगे आपको समझ आएगा इनका प्रोडक्टिविटी क्या है, इकोलॉजी वाली प्रोडक्टिविटी नहीं है। देखो क्या, सबसे पहला, इंटेंसिव साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज जैसे टीक, साल, शीशम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम प्रोडक्टिविटी क्या करना चाह रहे हैं, हम ये रेवेन्यू के टर्म्स में प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हम फॉरेस्ट के अंदर टीक, साल, शीशम ये करें। क्वालिटी कैसे एनहांस होगी? इट्स अ गुड क्वालिटी वुड, पैसा बढ़ेगा। समझो। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी हम फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल टर्म्स में क्या मानते हैं, और यहाँ पे वो टर्म एकदम ही अलग है, ठीक है। और ज़्यादा आउटरेजियस क्या चीज़ थी, इन सारी चीज़ों के लिए हम पीपीपी मॉडल ला रहे हैं। ठीक है, उसके लिए वुड के लिए ना, सफ़ेदा के पेड़ होते हैं, सफ़ेद वुड होती है, हल्की होती है, बहुत जल्दी उग जाती है। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा लेता है, वो डिग्रेड करती है। एक देखें आपने कभी, आप हाईवे पे जा रहे हो, दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ हो, सफ़ेद एकदम, हाँ वो, बाहर की स्पीशीज है ना वो? हाँ बाहर की स्पीशीज, इनवेसिव उसने मतलब हमारे यहाँ की घास वास सब, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो द डिग्रेडेड एंड अंडर यूटिलाइज लैंड अवेलेबल विद द फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन विल बी मैनेज टू प्रोड्यूस क्वालिटी टिम्बर विद साइंटिफिक इंटरवेंशन, ठीक है। ये है क्वालिटी की बात। नेक्स्ट पीपीपी मॉडल, सरप्लस एंड डिग्रेडेड एंड अंडर यूटिलाइज लैंड विल बी मैनेज टू प्रोड्यूस टिम्बर अंडर पीपीपी मॉडल फॉर एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन में। अब मतलब वो है क्या, एफॉरेस्टेशन जो फंड है उसका यूज़ होगा क्या, कि हम अंडर यूटिलाइज लैंड पे जो प्रोडक्टिव वुड वाले ट्रीज़ हैं उनको उगाएं ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो, समझ रहे हैं। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर अब ये ऑब्वियसली एनवायरमेंटलिस्ट इस पर काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं, है ना, तो ठीक है। तो और फिर मैनेजमेंट ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, जैसे कि हम और भी किस्म के फाइबर, अच्छा जो बैम्बू है उसको भी हमने नॉन टिम्बर मान लिया, है ना, वो हो गया। फिर हनी वगैरह हो गया, सिल्क हो गया, इतनी सारी चीज़ें। तो हम क्या है कि ये सेरीकल्चर वगैरह इन सबको भी बेटर करना चाहेंगे। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। इसके अलावा फिर बाकी के पॉइंट्स, अब पॉइंट ये है कि उन्होंने इस पे इतना कुछ बोल दिया, फिर बाकी के पॉइंट छोटे लगते हैं देखने में। क्या कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कि स्टेबलाइजिंग सेंसिटिव कैचमेंट एरिया बाय सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन मेथड। फिर प्रमोटिंग ऑफ ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, वही जो पुरानी चीज़ें उसको वापस बोल रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री की जगह नाम दिया गया अर्बन कवर हमें इंक्रीज करना है ना, सेम ही चीज़ है। तो ये सारी मोटिवेशन क्या आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। हाँ हाँ, अब वो पता नहीं, वो वाटर कंजर्वेशन की बात क्या है कि अलग पैराग्राफ में कह रहे हैं, इसलिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो फिर नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिशन, कि अब ये वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम तो फेल हो गया, ठीक है। एक नया प्रोग्राम लेकर आए, नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिशन टू स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, है ना। अब पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट बेटर तब था जब ये नीचे से होता, ठीक है। अब ये पता नहीं ऊपर से फंड देकर क्या नीचे से ये कर पाएंगे, पता नहीं।